स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड में। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां ज्यादातर लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता। एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर। सोचिए, कोई ड्रामा नहीं, कोई धुआं नहीं, बस मशीनों की एक शांत दमदार गूंज, नसों की तरह फैली पाइपलाइनें और इमारतों से भी ऊंचे टैंक। लेकिन यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि चीजें बनती कैसे हैं। हम जरा गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सस्ते से दिखने वाले कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल और हमारे हाथ में आने वाले महंगे फाइनल प्रोडक्ट के बीच की वैल्यू कहाँ और कैसे बनती है। वो कौन से पल हैं इस सफर में जहां एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान कर सकती है और एक छोटा सा सुधार करोड़ों का फायदा। बिल्कुल। ये सफर एक रेसिपी बुक को फॉलो करने जैसा नहीं है। ये एक हाई स्टेक गेम है जहां केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी वो सब एक साथ काम करते हैं। आज की जो चर्चा है वो उन लोगों के लिए है जो बेसिक जानते हैं लेकिन ये समझना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में असल खेल कहाँ खेला जाता है। चाहे वो बिजनेस ओनर हो जो अपने मार्जिन को बेहतर करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो किताबों से आगे की दुनिया देखना चाहते हैं। हम उन छुपे हुए प्रोसेसेस पर ध्यान देंगे जो किसी केमिकल की असली कीमत तय करते हैं। चलिए तो फिर फैक्ट्री के गेट से अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ड्रम, बड़े बड़े बैग्स और टैंकरों का एक समंदर सा दिखाई दे रहा है। इन पर अजीब अजीब से नाम लिखे हैं, सॉल्वेंट्स, एसिड्स, इंटरमीडिएट्स। यहीं से कहानी शुरू होती है ना? हाँ, लेकिन कहानी शुरू होने से पहले उसका पहला पन्ना लिखा जाता है और वो है क्वालिटी कंट्रोल, मतलब QC। अच्छा। कोई भी मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर पर कदम रखने से पहले उसका सैंपल एक छोटी सी लैब में जाता है। यहाँ उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली जाती है। हम सब जानते हैं कि QC जरूरी है, ये तो हर मैन्युफैक्चरिंग का पहला नियम है। लेकिन यहाँ असली चुनौती क्या है? मान लीजिए करोड़ों का रॉ मटेरियल आया और QC में फेल हो गया, तब क्या होता है? क्या उसे सीधे फेंक दिया जाता है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, यही वो जगह है जहां असली बिजनेस और रिस्क मैनेजमेंट का खेल शुरू होता है। उसे फेंका नहीं जाता, कम से कम पहली कोशिश तो यही होती है। सबसे पहले देखा जाता है कि समस्या क्या है। क्या उसमें कोई ऐसी इंप्योरिटी है जिसे कम लागत में निकाला जा सकता है, या क्या इस आउट ऑफ स्पेक मटेरियल को किसी दूसरे कम कीमत वाले प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर एक कंपनी की टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम मिलकर फैसला लेती है। हर फैसला सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे पर असर डालता है। QC सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। अच्छा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंटरमीडिएट्स। सॉल्वेंट्स और एसिड्स तो समझ में आते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट्स क्या है? इसको ऐसे समझिए कि ये सफर के बीच का एक जरूरी स्टेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। ये वो केमिकल हैं जो खुद फाइनल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनाने के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव है। कई बार कंपनियां सीधे रॉ मटेरियल खरीदने की जगह ये इंटरमीडिएट्स खरीदती हैं ताकि उन्हें प्रोसेस के शुरुआती 2-3 मुश्किल स्टेप्स ना करने पड़े। ये भी एक मेक और बाय बिजनेस डिसीजन है। समझ गई। तो QC से हरी झंडी मिलने के बाद ये सारा सामान प्लांट के दिल में पहुंचता है। मतलब अब हम प्लांट के किचन में आ गए हैं जहां असली रेसिपी बनती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि रिएक्टर किसी प्रेशर कुकर जैसे होते होंगे, बस बहुत बड़े साइज के। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसे आप गलती से भी तेज आंच पर नहीं छोड़ सकते। ये वो जगह है जहां असल में केमिस्ट्री होती है। तापमान, दबाव, समय और यहाँ तक कि मिश्रण को घुमाने की रफ्तार, हर चीज को बहुत सटीकता से कंट्रोल किया जाता है। हाँ, और यहीं पे मेरा वो सवाल आता है जो हमेशा मेरे मन में रहा है। किताबों में रिएक्शन एक लाइन में खत्म हो जाता है, A+B मिलकर C बनाते हैं। लैब में शायद ये 6 मिनट में हो जाता होगा, लेकिन फैक्ट्री में इसी काम में 6 या 8 घंटे क्यों लगते हैं? अगर हमें पता है कि क्या करना है तो इतना समय क्यों? मेरी समझ से एक कारण तो सुरक्षा होगा। सुरक्षा तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है। आप हजारों लीटर केमिकल के साथ काम कर रहे हैं जो शायद ज्वलनशील हो या टॉक्सिक हो। एक तेज रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है, मतलब उससे बहुत गर्मी निकल सकती है जो कंट्रोल से बाहर होकर एक खतरनाक हादसा बन सकता है। लेकिन इसके अलावा 2 और वजह हैं और वो सीधे सीधे पैसे से जुड़ी हैं। और वो क्या है? पहली है पैदावार यानी यील्ड, और दूसरी है उत्पाद की एक जैसी गुणवत्ता यानी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। यील्ड सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये बिजनेस की जान है। इसका मतलब है कि आपने 100 किलो रॉ मटेरियल से कितना फाइनल प्रोडक्ट बनाया। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बनने की जगह कुछ और बेकार की चीजें बन जाएं जिन्हें हम साइड प्रोडक्ट्स कहते हैं। आपका महंगा रॉ मटेरियल बर्बाद हो गया। तो धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से काम करने से ज्यादा उपयोगी प्रोडक्ट मिलता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आप 1% भी यील्ड बढ़ा पाते हैं तो 100 करोड़ के प्रोडक्ट पर वो सीधा 1 करोड़ का मुनाफा है, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए। इसीलिए R&D की टीमें महीनों लगा देती हैं सिर्फ रिएक्शन के टेम्परेचर को आधा डिग्री बदलने या किसी कैटलिस्ट की मात्रा को थोड़ा सा बदलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस आधे डिग्री में करोड़ों का खेल छिपा है। और तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसा ना हो कि आज बना हुआ माल गहरे नीले रंग का है और कल वाला हल्के नीले का। ग्राहक को हर बार बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए। इन तीनों चीजों, सेफ्टी, यील्ड और कंसिस्टेंसी, को साधने में समय लगता है। इसीलिए 6 मिनट का रिएक्शन असल दुनिया में 6 घंटे लेता है। तो ये सब कुछ घंटों तक रिएक्टर में पकता रहा। अब जो हमें मिला है, क्या उसे सीधे पैक करके बेच सकते हैं या अभी भी इसमें कुछ मिलावट बाकी है? अभी तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। रिएक्टर से जो निकला है वो एक तरह की खिचड़ी है। खिचड़ी मतलब? सब कुछ मिक्स। हाँ बिल्कुल।
उसमें हमारा जरूरी प्रोडक्ट तो है, लेकिन साथ में सॉल्वेंट्स, बचे हुए रॉ मटेरियल्स, साइड प्रोडक्ट्स और दूसरी कई अशुद्धियां भी हैं। अब असली चुनौती चावल के दानों को दाल और मसालों से अलग करने की है। यहीं पर प्रोडक्ट की असली वैल्यू तय होती है। और इसके लिए हम आते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जोन में। यहाँ मुझे कुछ बहुत बड़ी बड़ी और शांत मशीनें दिख रही हैं, फिल्टर्स, सेंट्रीफ्यूज और ये ऊंचे ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम्स। हाँ, और ये तीनों बिल्कुल अलग अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं, जो अपने आप में बहुत आकर्षक है। फिल्टर किसी चाय की छन्नी जैसा है जो सॉलिड को लिक्विड से अलग करता है। सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके भारी चीजों को हल्के से अलग करता है, जैसे वॉशिंग मशीन में ड्रायर कपड़ों से पानी को अलग करता है। और डिस्टिलेशन कॉलम तो एक तरह का जादू है, वो लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग करता है। एक ही मिक्सचर से 3 अलग अलग उपयोगी लिक्विड्स निकालना इसी से मुमकिन होता है। यहीं पर आपने कहा था कि प्रोडक्ट की असली कीमत तय होती है। फार्मा ग्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रेड का फर्क यहीं बनता है। बिल्कुल, फर्क सिर्फ शुद्धता के प्रतिशत का नहीं है। मान लीजिए एक फार्मा ग्रेड केमिकल 99.9% शुद्ध है और इंडस्ट्रियल ग्रेड 98% शुद्ध है। आप कहेंगे कि सिर्फ 1.9% का फर्क है, लेकिन असली खेल उस 1.9% या 0.1% अशुद्धि में छिपा है। क्या वो अशुद्धि हानिकारक है? क्या वो दवा के असर को कम कर देगी? उस आखिरी 0.1% अशुद्धि को निकालने की लागत कई बार बाकी 99.9% को बनाने की लागत से भी ज्यादा होती है। प्यूरिफिकेशन का हर अगला कदम प्रोडक्ट की कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। यहीं पर एक छोटी सी गलती एक महंगे फार्मा ग्रेड केमिकल को सस्ते इंडस्ट्रियल ग्रेड में बदल सकती है और कंपनी का पूरा मुनाफा खत्म कर सकती है। ये एक सवाल खड़ा करता है, हम कितनी बार दवाएं या कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनकी शुद्धता के पीछे इतनी जटिल इंजीनियरिंग और इतनी बड़ी लागत छिपी है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ये बहुत जरूरी सवाल है। हम अक्सर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की इस पूरी वैल्यू चेन को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। हर टैबलेट जो हम खाते हैं वो इसी तरह के कठिन और महंगे प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरती है। तो अब हमारा प्रोडक्ट शुद्ध हो चुका है, चमक रहा है। हाँ। अब अगला कदम क्या है? पैकिंग। हाँ, लेकिन पैकिंग से ठीक पहले उसे सही शक्ल देनी होती है। उसे सुखाया जाता है, मतलब ड्राइंग, फिर पीसा जाता है, मिलिंग, ताकि उसके कणों का साइज एक जैसा हो जाए। इसके बाद पाउडर को सील्ड बंद HDPE ड्रमों में और लिक्विड्स को कार्बोइज या टैंकरों में पैक किया जाता है और हर कंटेनर पर एक लेबल लगता है। और उस लेबल पर सिर्फ नाम और वजन नहीं लिखा होता, जैसा कि मैंने देखा है। उस पर बैच नंबर, बनाने की तारीख जैसी कई और चीजें होती हैं। वो सिर्फ एक लेबल नहीं है, वो उस प्रोडक्ट का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है। इसे ट्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर बैच की अपनी एक पहचान है, अपना एक इतिहास है। अगर कल को किसी ग्राहक की शिकायत आती है या प्रोडक्ट में कोई खराबी निकलती है, तो कंपनी उस बैच नंबर से सेकंडों में पता लगा सकती है कि यह कब बना था, उस दिन कौन से ऑपरेटर ड्यूटी पे थे, कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था और QC की रिपोर्ट क्या थी। ये तो कमाल का सिस्टम है। ये सिर्फ समस्या को पकड़ने के लिए है या इसका कोई और भी फायदा है? इसके बहुत बड़े फायदे हैं। मुझे एक केस याद है जहां एक दवा कंपनी को सिर्फ एक बैच नंबर की वजह से यूरोप के 5 देशों से अपना पूरा स्टॉक वापस बुलाना पड़ा था, क्योंकि एक कंसाइनमेंट में समस्या पाई गई थी। अगर उनके पास ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम ना होता तो उन्हें अपना सारा प्रोडक्ट बाजार से हटाना पड़ता, जिससे अरबों का नुकसान होता और कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाती। यह सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल, ग्राहक के भरोसे और कंपनी की अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए बेहद जरूरी है। फैक्ट्री टूर में अब तक हमने वो सब देखा जो सीधे प्रोडक्ट बनाने से जुड़ा है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये बड़े बड़े टैंक और पाइपलाइंस जो फैक्ट्री के पीछे की तरफ हैं। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और सेफ्टी सिस्टम्स हैं। और मजे की बात यह है कि आज के दौर में यही वो हिस्सा है जो एक बिजनेस का भविष्य तय करता है। 20-30 साल पहले शायद कंपनियां सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देती थी, लेकिन आज की केमिकल कंपनियां कंप्लायंस यानी नियमों के पालन से चलती हैं। सरकार और पर्यावरण से जुड़े नियम बहुत सख्त हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करना, हवा में जाने वाले धुएं को कंट्रोल करना और सॉल्वेंट्स को रिकवर करके दोबारा इस्तेमाल करना, ये सब अब ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है। लेकिन क्या ये सारे नियम कानून, ये महंगे ट्रीटमेंट प्लांट्स छोटे बिजनेस के लिए एक बोझ नहीं बन जाते? उनके पास तो बड़ी कंपनियों जितना पैसा नहीं होता इन सब पर खर्च करने के लिए। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये एक बड़ी चुनौती भी है। शुरुआत में ये एक बोझ लगता है, लेकिन अगर आप दूर की सोचें तो ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जो कंपनियां आज सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी में निवेश कर रही हैं, वही आज से 20 साल बाद भी बाजार में टिकी रहेंगी। पहली बात, वे भारी जुर्माने और प्लांट बंद होने के जोखिम से बचती हैं। दूसरी, सॉल्वेंट्स को रिकवर करने से उनकी रॉ मटेरियल की लागत कम होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वे समाज में एक जिम्मेदार कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाती हैं। आज के जमाने में ग्राहक और निवेशक भी ऐसी ही कंपनियों पर भरोसा करते हैं। ये अब सिर्फ अच्छा काम नहीं है, ये एक अच्छा बिजनेस है। और अब हम टूर के अंत में डिस्पैच बे पर है। यहाँ तैयार माल ट्रकों में लोड हो रहा है जो फार्मा कंपनियों, FMCG फैक्ट्रियों या एक्सपोर्ट के लिए निकल जाएगा। यहाँ से ये केमिकल किसी और के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है और एक नया सफर शुरू करता है। तो इस पूरे टूर से जो बेसिक से थोड़ा आगे था, हमें क्या सीखने को मिला? इसकी मुख्य बातें क्या हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी है। चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है। मेरे हिसाब से 3 बड़े टेकअवेज हैं।
पहला, बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स के लिए असली मुनाफा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं बल्कि प्रोसेस को समझने से आता है। आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कहां बन रही है, जैसे प्यूरिफिकेशन में, और जोखिम कहां है, जैसे क्यूसी और सेफ्टी में। यील्ड में 0.5% का सुधार या एनर्जी की लागत में 2% की कमी, ये छोटी लगने वाली चीजें आपके बॉटम लाइन पर बड़ा असर डाल सकती है। असली खेल प्रोडक्शन में नहीं, ऑप्टिमाइजेशन में है। दूसरा टेकअवे स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए हो सकता है। ये असली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है जो किताबों से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। किताबों में रिएक्शन एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन असलियत में उसके पीछे केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल, इकोनॉमिक्स और लॉजिस्टिक्स की पूरी दुनिया होती है। थ्योरी आपको क्या करना है बताती है, लेकिन इंडस्ट्री आपको कैसे और क्यों करना है सिखाती है। और तीसरा टेकअवे हम सभी के लिए है, इस इंडस्ट्री के लिए एक सम्मान जो चुपचाप हमारी रोज की जिंदगी को चलाती है। केमिकल्स सिर्फ केमिकल्स नहीं है, वे नियंत्रित सिस्टम, अनुशासित प्रक्रियाएं और हजारों कुशल लोगों की सालों की मेहनत का नतीजा है। हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज, दवा से लेकर मोबाइल फोन की स्क्रीन तक और हमारी गाड़ी के पेंट से लेकर हमारे खाने के पैकेट तक, कहीं ना कहीं इसी तरह की एक जटिल प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो अगली बार जब आप कोई टैबलेट, शैम्पू या यहाँ तक कि अपने घर की दीवारों पर लगा पेंट देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा ये किस अनदेखी फैक्ट्री से आया होगा और मुझ तक पहुंचने से पहले इसके पीछे यील्ड, प्योरिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस से जुड़े कितने हजारों छोटे बड़े निर्णय लिए गए होंगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आपको एक नया नजरिया मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।